हाँ जी, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले एक करेक्शन हम करेंगे। लेक्चर नंबर 7 के अंदर एक क्वेश्चन गलत गया हुआ है, पहले उसको करेक्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आपने भी नोटिस नहीं करवाया मुझे ना, आपने खुद नोटिस करा। मैं बता देता हूँ। लेक्चर नंबर 7 का क्वेश्चन है, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इसको दोबारा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। ये क्वेश्चन नहीं करा हमने, कोई नहीं है, करा दूंगा, काफी इजी है। ये क्वेश्चन गलत चला गया है, इसमें एक स्टेप गलत चला गया तो आंसर भी हमारा गलत हो गया है। नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स कौन कौन से? कार्बन कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है, ठीक है, इन 6.84 मिलीग्राम ऑफ सुक्रोज। तो गिवन मास क्या है सबसे पहले आप मुझे बताओ। 6.84 मिलीग्राम है, ठीक है। मिलीग्राम को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 10 की पावर -3 से। सिर्फ -3 से नहीं, 10 की पावर -3 से। सॉरी, ठीक है। W आ गया। मोलर मास कैलकुलेट करते हैं सुक्रोज का। सुक्रोज इज बेसिकली C12H22O11, ठीक है ना, C12H22O11। ठीक है, तो 12 इंटू 2, 22 इंटू 1, 16 इंटू 11। आई थिंक सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सर 12 इंटू 2 क्यों होगा? हाँ, 12 इंटू 12 होगा। 144, 22 और 16 इंटू 11, 126, 144, 126, 22, 12, 1, 5, 2, 7, 9, 5, 6, 7, 8, 9। ये कुछ गलत आ रहा है। हाँ वही कह रहा हूँ, कुछ मिस्टेक हुई है। C12H22, हाँ 342 ही आता है, बट कैलकुलेशन में क्या मिस्टेक हो गई? सर 176 आएगा वहाँ पे। 126 176 आएगा। 11 इंटू 16 सर उधर नीचे 176। 16 आ गया, सर उधर 11 लिख दिया। इधर 11 लिख दिया, करेक्ट। इधर भी 6 आ गया, इधर आ गया आपका 7, इधर आ गया 176। हाँ ना, वही मिस्टेक हो रही थी। ये 12 हो गया, ऊपर 1 गया, 8, 8 और 4 12, 12 प्लस 2 342। नहीं, मुझे इसका याद था बट कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, ठीक है। नंबर ऑफ गिवन मास हमारे पास आ गया है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास आ गया। आप देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपके सामने लिखा हुआ है 6.84 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 342। अगर आप देखो तो ट्वाइस है, 684 342 का ट्वाइस है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आ जाएगा 0.02, ठीक लिखा है मैंने, इंटू 10 की पावर -3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -5। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है जी।
नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालोगे। आपको आया समझ में? पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। सबसे पहले गिवन डेटा लिखा मैंने, गिवन डेटा लिखने के बाद मैंने गिवन मास लिखा, मोलर मास कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखे हुए आपके सामने 2 × 10⁻⁻⁵। नंबर ऑफ मोल्स 2 × 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आगे देखो, हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। बस होने ही वाला है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैसे निकालेंगे? अगर आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन से। ये फॉर्मूला है, इस पे बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन करी थी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने निकाले आप लोगों ने? 2 × 10⁻⁻5 सही लिखा है मैंने, इंटू एवोगैड्रोस नंबर। और सुक्रोज के अंदर कार्बन कितना होता है? 12, यानी कि कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 12 हो गई, तो मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 24 आ जाएगा इधर, तो 10⁻⁻5 एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, तो 24 × 6 कितना हो जाएगा? 24, इसको 6 मान रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। बेस सेम है, बेस सेम में पावर ऐड हो जाती है, तो 23 में से 5 घटा दो, 18। 10⁻18 कितना आ रहा है बताना? 142 इंटू 10⁻18, 144 इंटू 10⁻18 कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कैलकुलेट करने हैं। अब आपने फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऊपर ही लिखे हुए हैं, 2 × 10⁻⁻5 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। और ऑक्सीजन कितना था? C12H22O11, तो यहां पे 11 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर तो 11 × 2 22 कर देता हूं, एवोगैड्रोस नंबर लिख देता हूं, और 10 की पावर ये वाला -5 लिख देता हूं। ठीक है, इधर 6 अप्रोक्सीमेटली लेकर 6 × 12 1, 6 × 12 13, 132 इंटू 10⁻18 ऑक्सीजन एटम। ठीक है जी, आया समझ में? और लास्ट पार्ट है इसका, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर और एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे 2 × 10⁻⁻5, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है? C12H22 है। ठीक है, 2 × 6 12, 12 इंटू 22 कितना हो जाएगा? इसको अगर अप्रोक्सीमेटली 6 ले लूं, 2 × 6 12 हो जाएगा। 12 को आपने 22 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ रहा है? 264 इंटू 10⁻18 हाइड्रोजन एटम। ये एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी जिसको मैंने यहां पे फिर से करा के रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है जी, अब हम आगे का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो आज हमें पढ़ना है। हमने लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ग्लोबर्स सॉल्व करा था, सही बोला मैंने? कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबर्स सॉल्ट, Ne2SO4.10H2O। उसके बाद कौन? Fe। अच्छा, FeS ग्लोबल सॉल्ट नहीं करा, चलो लिखो फिर। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ
कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन ग्लोबल सॉल्ट, इन ग्लोबल सॉल्ट। स्पेलिंग ठीक से लिखना, ठीक है, GLAUBER''. अब आपने क्या करना है, ग्लोबल सॉल्ट के अंदर जितने भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, Na2SO4 तो ये जो 10H2O है इसे ही हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोलते हैं, अभी भी आवाज नहीं आई, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, तो स्टार्ट करो। मॉलिक्यूलर मास यहां लिख देता हूं मैं, सॉरी एटॉमिक मास यहां लिख देता हूं। सोडियम्स एटॉमिक मास इज 23, हाइड्रोजन तो 1 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, सल्फर इज 32। ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज प्रेजेंट इन ग्लोबल सॉल्ट। चलो स्टार्ट करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। सबसे पहले तो आप लोगों को मोलर मास चाहिए होगा ना ग्लोबल सॉल्ट का, तो निकालो मोलर मास और बताओ कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से 322 आना चाहिए। मोलर मास निकाले बिना ये क्वेश्चन नहीं होगा। मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट 2 × 23, सल्फर इज 32, ऑक्सीजन इज 16 × 4 प्लस वाटर के मॉलिक्यूल यहां पे 10 है और ए वाटर का मॉलिक्यूलर मास इज 18, तो 10 × 18, 10 × 18 कितना आ रहा है, 322 आ रहा है, आपका 322। ठीक है जी, हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू, वाटर का मास आप ऊपर रखोगे, ठीक है ना, वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वेट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोलो जी, समझ आ रहा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट। फॉर्मूले पे मैं बार बार के एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूले के मार्क्स होते हैं। मैंने बार बार की हर क्लास के अंदर बोला है कि गिवन डेटा के बाद हमेशा फॉर्मूले को लिखना आप, और मल्टीप्लाई बाय 100। बस वैल्यू पुट कर दो, ऊपर तो आ जाएगा 180, नीचे आ जाएगा 322, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ रहा है बताओ। परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज इक्वल टू, जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर है बताओ। $53 53 नहीं आ रहा, 53 पॉइंट समथिंग। समझ आया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कैलकुलेशन घर के लिए आप कर लो, वरना कैलकुलेशन के चक्कर में हम लगे रहेंगे तो फर्दर क्वेश्चन मूव नहीं कर पाएंगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 पॉइंट, ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। 16.5 ग्राम ऑफ मेटल,
16.5 ग्राम ऑफ अ मेटल combines with oxygen and forms 35.6 gram of its oxide. Calculate percentage of oxygen in the metal oxide. In the metal oxide. चलो करो. समझदार बच्चे सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन डेटा लिखते हैं. तो गिवन डेटा लिखो. क्या क्या गिवन है आपके सामने. राइट ऑन द गिवन डेटा. फर्स्ट 16.5 ग्राम ऑफ मेटल. मेटल का वेट दे रखा है आपको, तो W स्टैंड फॉर वेट. यहां पे कैपिटल M लिख देते हैं, मतलब मेटल 16.5 ग्राम. वेरी गुड. चलो, कंबाइंड विद ऑक्सीजन जो 16.5, लिसन, 16.5 ग्राम का जो मेटल है वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है. मेटल ऑक्साइड का वेट आपको दे रखा है 35.6 ग्राम. तो यहां पे आ गया W ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू 35.6 ग्राम ऑफ मेटल. अब क्वेश्चन में बचा ही नहीं है कुछ. गिवन डेटा लिख दिया है मैंने, यहीं पर ही दिमाग चल जाना चाहिए. ये मेटल का वेट है, मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है. मेटल ऑक्साइड किसका बनता है? मेटल और ऑक्सीजन का बनता है. 19.1 किसका है? तो क्वेश्चन थोड़ी ना निकला, आंसर थोड़ी ना निकला है. क्वेश्चन परसेंटेज निकालना है ना. आप देखो ना, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन द मेटल ऑक्साइड. तो अगर मुझे वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं. जो मेटल है वो ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बना रहा है. मेटल का वेट दे रखा है, ऑक्साइड का वेट दे रखा है. अगर ऑक्साइड के वेट में से मेटल के वेट को माइनस कर दूं, किसका वेट आ जाएगा? ऑक्सीजन का. तो वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड माइनस वेट ऑफ मेटल. मेटल ऑक्साइड का वेट कितना है? 35.6 माइनस मेटल का वेट कितना है? 16.5. कितना आ रहा था? 19.1 ग्राम. यह ऑक्सीजन का वेट आ गया. अब क्वेश्चन खत्म हो गया है. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100. वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 19.1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज 35.6. वेरी गुड, इजी क्वेश्चन है. और मल्टीप्लाई बाय 100. अब कैलकुलेशन बचा बस. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, सिर्फ कैलकुलेशन बचा, सिर्फ कैलकुलेशन बचा. कितना आ रहा है? पक्का 30% तो नहीं लग रहा मेरे को. देख लो, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ लग रही है मेरे को. कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे. देखो जरा, यहाँ आंसर हमारे पास कुछ और आ रहा है. आप बताओ अपना आंसर. हाँ जी, यही आ रहा है. पिछले वाले का आंसर ठीक था भाई. वाटर 55.9 बता देना, ठीक था. वो गलत आंसर देख लिया मैंने. 53.65 आंसर आएगा. 30 नहीं आ रहा. 30 तो यहीं से ही देख के समझ में आ रहा था. 53.65 आई थिंक. ठीक है, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक नया कॉन्सेप्ट है. ये एक नया कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है. एंड दिस विल हेल्प यू इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. लिखो, हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास.
राइट डाउन द हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, इसलिए इसमें लिख लो आप फॉर मिनिमम मोलर मास, फॉर मिनिमम मोलर मास of any compound, for minimum molar mass of any compound, that compound should contain at least one of the element, whose percentage is given, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। लिखो, क्वेश्चन लिखो, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन contains 0.07% of nitrogen. Calculate minimum molar mass of the compound. अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन के फॉर्मूले को समझने की कोशिश करोगे तो तीन चीजें होती है वहां पे। एक तो एलिमेंट की परसेंटेज होती है, एक एलिमेंट का वेट होता है, और एलिमेंट जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उस कंपाउंड का वेट होता है। यही तीन चीजें मल्टीप्लाई बाय 100। तो तीन में से अगर दो चीजें गिवन हो और एक चीज मिसिंग हो, एक पार्ट मिसिंग हो, तो वो पार्ट इजीली कैलकुलेट हो सकता है। अब जरा इस क्वेश्चन को पढ़ना, देखना क्या क्या गिवन है। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, कोई कंपाउंड है नाइट्रोजन का जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन उसने दे रखी है 0.07%। कोई कंपाउंड है नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन के अलावा और कुछ भी प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन की फिलहाल बात हो रही है, जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखी है। ठीक है, एक पार्ट गिवन है तो लिख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज 0.07%। एक फॉर्मूला भी लिख लेते हैं मीनवाइल यहां पे, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन, है ना, वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब जरा देखो क्वेश्चन में और कुछ गिवन है। अभी वो लिखना नहीं, फॉर्मूला अभी लिखना नहीं, उसमें कुछ ऐड करूंगा मैं भी। अभी लिखना नहीं, इसको उसमें ऐड करूंगा कुछ में। देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है, सॉरी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गिवन है ना, मोलर मास पता है। मोलर मास तो कैलकुलेट करने के लिए बोला ही गया है, इसने बोला हुआ है कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। मिनिमम वर्ड इसने यूज करा है, तो मैं यहां लिख देता हूं मिनिमम। चलो बाद में लिखता है, कुछ बताऊंगा फिर लिखेंगे। ठीक है, और वेट ऑफ नाइट्रोजन है ही नहीं मेरे पास। भाई वेट ऑफ नाइट्रोजन आप कैसे निकालोगे जब कंपाउंड के अंदर मुझे यह पता होगा कितना नाइट्रोजन है, मुझे पता ही नहीं है। बट उसने एक वर्ड बोला हुआ है मिनिमम मोलर मास। तो मिनिमम मोलर मास वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जिस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होती है उसका कम से कम एक एलिमेंट तो कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होगा। ऐसे वाले कॉन्सेप्ट के अंदर जैसे वर्ड यहां पे यूज हुआ है मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन जो दे रखी है वो 0.07% है, मतलब नाइट्रोजन की दे रखी है। तो मिनिमम मोलर मास वाले क्वेश्चंस के अंदर जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी होगी उस एलिमेंट का कम से कम एक एटम प्रेजेंट होगा कंपाउंड के अंदर। तो यहां पे अब मिनिमम ऐड कर देता हूं, मिनिमम अब ऐड कर देते हैं यहां पर। ठीक है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको कितना दे रखा है 0.07,
वेट ऑफ नाइट्रोजन कितना रखूंगा, मैंने क्या बोला, कम से कम एक एटम तो होगा, तो नाइट्रोजन का कम से कम तो एक एटम एक ही हुआ है, तो एक एटम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। 1 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो कैलकुलेट करना है, मिनिमम मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब कर दो सॉल्व, अब तो कर दो, अब तो बचा ही नहीं क्वेश्चन में कुछ। भाई कम से कम मोलर मास कब होगा, अगर कोई मोलर मास मिनिमम रखना है आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के रिस्पेक्ट पे, तो वो कम से कम कब होगा, जब एक ही एलिमेंट होगा, एक ही एटम होगा। तो मिनिमम मोलर मास इज इक्वल टू 14, 0.07 इंटू 100, तो ये आ जाएगा ऊपर 14, नीचे आ जाएगा 7, ऊपर आ जाएगा 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4। भाई आप मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में बोला गया है मिनिमम मोलर मास। मिनिमम मोलर मास कब होगा, जब एलिमेंट मिनिमम होगा, जिस एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है उसका नंबर मिनिमम होगा। उसका नंबर मिनिमम कब होगा, जब आप 1 रखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिस भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, नंबर 1 पॉइंट, और ये कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास वर्ड यूज हो रखा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो क्वेश्चन, इंसुलिन इंसुलिन कंटेन्स, ये आप कर लोगे आसानी से। अब इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% ऑफ सल्फर। कैलकुलेट मिनिमम, आ गया फिर से वर्ड मिनिमम, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। चलो जी, इस जैसा ही क्वेश्चन है, करो, इस जैसा ही क्वेश्चन है, करो। इस जैसा ही क्वेश्चन है, करो। पहले समझदार बच्चे गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा नहीं लिखोगे यार मजा नहीं आता क्वेश्चन करने में। हमेशा एक ही पैटर्न को फॉलो करो, राइट गिवन डेटा फर्स्ट, देन राइट द फॉर्मूला, पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, कैलकुलेट द आंसर एंड राइट द आंसर इन द बॉक्स एंड क्लोज द आंसर इन द बॉक्स। Insulin contains 0.016% of sulfur. Percentage of sulfur is given, that is 0.0016. Very good. You have to calculate minimum molar mass of insulin. Minimum molar mass of insulin. ये हमें कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन मल्टीप्लाई बाय 100। मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 0.0016। वेट ऑफ सल्फर आप क्या रखोगे, मैंने क्या बोला, सल्फर का कम से कम एक एटम रखोगे, डेट इज 1, तो वो 32 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, मिनिमम मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है। मिनिमम मोलर मास
ऑफ सल्फर आपने कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैलकुलेशन बची बस, सॉरी, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन कैलकुलेट करना है। मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 32, इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 0.0016 इंटू 100। अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है, कर लेते हैं अभी। 32 और ऊपर हो जाएगा 10 की पावर 6, क्योंकि 2 यहां से आ जाएगा, 4 यहां से आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 16, कैंसिल कैंसिल 2। तो आंसर को बॉक्स में बंद करेंगे। बार बार कि मैं एक ही बात कहता हूं, एनक्लोज द आंसर इन द बॉक्स। मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। यूनिट एएमयू, एएमयू लिख लो। मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हो ना, एएमयू लिख लो। आगे बढ़े, क्वेश्चन की टाइप बदल रहे हैं। लिखो हीमोग्लोबिन, थोड़ी देर पहले जो पूछा था आप लोगों से क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पता है? हाँ, एक्चुअली होता क्या है, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है तब उसका रेड हो जाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज बेसिकली रेड इन कलर। एंड डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाइंडेड नहीं है तब ब्लू है वो, ठीक है ना। ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। ये जो टॉपिक छोटा सा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, और बायोकेमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हाँ जी, कुछ कहते हैं कि ब्लड का कलर रेड डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से भी होता है, और ऑक्टोपस का डिफ्यूजन ऑफ कॉपर की वजह से होता है। देखो अभी तो हम ह्यूमन स्पीशीज के बारे में बात कर रहे हैं, कलर का रीज़न कुछ और होता है। जब आप लोग हायर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे तो कलर, जैसे 12th के अंदर आप लोग पढ़ोगे सिंपल सा कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेशन, सॉरी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है चैप्टर आपके, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी है। वहां पे उन कंपाउंड का कलर जो बताया गया है डी ट्रांजिशन की वजह से बताया गया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक डी से दूसरी डी में शिफ्ट हो जाता है, मतलब T2G से EG में शिफ्ट हो जाता है। तो कलर के जो रीजन होते हैं वो एक नहीं कई सारे हैं। जब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे तो एक ही बताया मैंने, डी ट्रांजिशन। आगे जाके पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तो मेटल टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लीगेंड टू लीगेंड चार्ज ट्रांसफर, बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है जी। और हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं 4 आयरन, हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं टोटल 4 आयरन, 4 हीम ग्रुप होते हैं, और उसमें ग्लोबिन पार्ट होता है। ग्लोबिन बोले तो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। और एक वैलेंसी फ्री बच जाती है आपके ऑक्सीजन के लिए। तो उस फ्री वैलेंसी, आयरन बेसिकली 6 बॉन्ड बना रहा होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम ग्रुप, 4 हीम ग्रुप में से एक हीम ग्रुप की बात करते हैं। एक हीम के अंदर 6 वैलेंसी हो गई आयरन की, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों का वियर्ड फेसेस बनना शुरू हो गए जब मैं बताने लग गया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हीमोग्लोबिन कंटेन्स hemoglobin contains 0.25% of iron. Very good. If molar mass of hemoglobin, if molar mass of, अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89600, then calculate number of iron atoms present
प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ अ हीमोग्लोबिन, प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ अ, चलो देखो लिखा आ रहा है ना, ग्लोबिन, ग्लोबिन पार्ट आ रहा है वहां पे लिखा हुआ, प्रोटीन होता है वो आपका। चलो करो। अब क्वेश्चन तो इजी है, आपको आयरन की परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है, मोलर मास आपको दे रखा है हीमोग्लोबिन का, पूछ रहा है नंबर ऑफ आयरन एटम, एक आयरन का एटॉमिक मास 56, हिंट दे दिया मैंने, करो, इजी है। आ रहा है समझ में भाई? मनन आ रहा है समझ में? मनन है ना आपका नाम? लक्ष्य, सॉरी, आ रहा है समझ में? क्या करॉट, क्या करॉट, क्या करॉट, कुछ नहीं, करो क्वेश्चन करो। पता चल गया। नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन इजी है, करो करो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, देखो 2 मिनट क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो आप, आयरन की परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू वेट ऑफ आयरन, वेट ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन, मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयरन कितना दे रखा है आपको? 0.25%। वेट ऑफ आयरन तो मुझे पता ही नहीं है ना? सुनो इधर, वेट ऑफ आयरन नहीं पता मुझे, बट उसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम। तो एक बात बताओ, अगर हीमोग्लोबिन के अंदर n आयरन एटम प्रेजेंट है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूं 56 से, तो वेट ऑफ आयरन एटम आ गया। अगर हीमोग्लोबिन के अंदर, मुझे नहीं पता कि हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन एटम प्रेजेंट है, तो मैं उसको n लेट कर लेता हूं, x लेट कर लेता हूं, y लेट कर लेता हूं, जो आपका मन करे। ठीक है, उस n को मल्टीप्लाई कर दो आयरन के एटॉमिक मास से, दैट इज 56। तो n मल्टीप्लाई बाय 56, और हीमोग्लोबिन का वेट आपके सामने है 89600 मल्टीप्लाई बाय 100। आई थिंक अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। n इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई 89600 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे सॉल्व करना है आपने। हाँ जी, कितना आया? 4 आ गया। आगे बढ़े, नहीं हो रहा कैलकुलेशन? कैलकुलेशन करो भाई, नहीं आ रहा तो और क्या बोलूं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16। अब ये और ये बचा, तो ये 4 पे ही जा रहा है। अबे
अच्छा चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने अभी तक फ्राइडे और आज की क्लास में क्या क्या कवर कर लिया। एक तो परसेंटेज कंपोजिशन के क्वेश्चंस आज डिस्कस कर लिए ऑफ एवरी टाइप, है ना। एक तो सिंपल परसेंटेज कंपोजिशन का बना क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास का बना कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट बन गए ना परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर। अरे हाँ हूं करो ना भाई, कुछ तो बोलो, ठीक है। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या बना, जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करने थे। तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए उस परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर। और परसेंटेज कंपोजिशन से पहला वाला टॉपिक क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। तुम भी कभी कुछ याद दिला दिया करो। और डेंसिटी आप लोगों ने दो टाइप्स की पढ़ी थी, एब्सोल्यूट डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी कैन बी एप्लीकेबल फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। रिलेटिव डेंसिटी के अंदर दो केसेस हमने डिस्कस करे थे, स्पेसिफिक ग्रेविटी दैट इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, एंड वेपर डेंसिटी विच इज एप्लीकेबल फॉर ओनली गैसेस। ठीक, राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें सबसे पहले फार्मूला की डेफिनेशन लिखो आप। पहले डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखो, फॉर्मूला इज अ ग्रुप ऑफ symbols of elements. Formula is a group of symbols of elements which represents one molecule. Formula is a group of symbols of elements which represents one molecule, Formula is a group of symbol of elements which represents one molecule of the substance. Formula is a group of symbol of elements which represents one molecule of the substance. That is it represents chemical combination. Chemical combination of a substance. That is, it represents chemical combination of a substance. उसके बाद आप लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसमें लिख लो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो। Empirical formula is the simplest ratio of the constituent elements. Empirical formula is the simplest ratio of the constituent elements present in a compound. Empirical formula is the simplest ratio of the constituent elements present in a compound. पहले आप लिख लो, फिर इकट्ठा समझाएंगे। लिखो मॉलिक्यूलर फार्मूला। द formula which denotes the exact number of atoms of all elements. The formula which denotes exact number of atoms of all elements present in one molecule of a compound. यहां आपका हम वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मे बी आज तो नहीं होगा, कल ही हो पाएगा। अब देखो जरा फॉर्मूला एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर हमने क्या देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर होते हैं वो मेंशन्ड होते हैं।
एक्चुअल नंबर दिखाए जाते हैं, एक्चुअल नंबर लिखे होते हैं, दिखाए नहीं जाते, लिखे होते हैं। जैसे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 12 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अगर इन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की आप सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालोगे, जैसे यहां दिखा देते हैं, कार्बन का है 6, हाइड्रोजन का है 12, ऑक्सीजन का है 6, इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो सकता है 1:2:1। तो C1H2O1, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया ग्लूकोज का। यही लिखवाया मैंने, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट एटम का मतलब क्या होता है, आपका कंपाउंड या आपका मॉलिक्यूल जिन एटम से मिलकर बना है उन्हें हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट एटम्स। तो अगर इन एटम्स की आप रेशियो निकाल दो, सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दो, वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसको अच्छे से लिखते हैं, रुको जरा। ग्लूकोज भाई का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। C6H12O6, ये अबे यार C6H12O6 ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है ये, तुम लोगों की आवाज क्यों नहीं आती है। C1H2O1 ये क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्या है, अब थोड़ा सुंदर सुंदर सा लिख दिया मैंने। क्या चीज, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। भाई का नाम क्या है, अरे एक ही भाई है क्या, हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ। अरे पाप लगेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना बताना है, रेशियो थोड़ी ना बतानी है मुझे, ऐसे बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। 101 H कहां गया, अच्छा बोला, इतने धीरे से बोला कि वो मुंह में ही रह गया H, यहां बस 101 पहुंचा है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O2। अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला बोल रहा है वो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला बोले तो H1O1। कुछ आया समझ में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस भाई का नाम है बेंजीन। चलो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है आपने। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6, बहुत बढ़िया। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज C1H1, बहुत बढ़िया। चलो एक और, अमोनिया। क्योंकि अब तक मैंने ऐसे केसेस लिए थे जिसके अंदर मेरी सिंपलेस्ट रेशियो निकल पा रही थी। अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NH3। इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता ये, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी NH3 ही हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, तो आपने एक चीज नोटिस करी है, अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ये नजर आ रहा था। जैसे ग्लूकोज वाला एग्जांपल देख लो भाई, ग्लूकोज वाला एग्जांपल देख लो। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2O1। मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, n से करेंगे तो यहां पे नहीं आ जाएगा, CnH2nOn आ जाएगा ना। नहीं इसके लिए बताओ आप, इसके लिए 6 है। n तो इज अ जनरल फॉर्मूला, n को हम एक फॉर्मूले में पुट करेंगे, n सबके लिए एप्लीकेबल है। n कैन बी 1 2 3 एंड मैंने इधर पूछा था, तो इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे एक नया रिलेशन हम बना देते हैं।
अगर आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर एक्चुअल नंबर्स रिप्रेजेंटेड होते हैं, एलिमेंट्स के जो भी एक्चुअल नंबर होते हैं कंपाउंड के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, और एम्पेरिकल फॉर्मूला के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो प्रेजेंट होता है ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट है। जैसे ग्लूकोज के पास वापस चलते हैं, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6 था, ठीक है ना? और ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था C1H2O1, ठीक है? अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मास निकाल देते हो, इसका मास निकाल देते हो, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कहलाएगा। अगर आप इसका मास कैलकुलेट कर लेते हो, जैसे आप लोगों ने सीखा है मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम्स के एटॉमिक मास का सम कर देते हैं, ऐसा ही कुछ सीखा है ना? तो इसका मास निकाल दोगे तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, इसका मास निकालोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहां पे एक नया टर्म आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है? और एक टर्म आ जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है भाई? ये तो हमें कैलकुलेट करना होता है, n की वैल्यू इससे नहीं मिलती है। इधर देखो, पहले n की जो वैल्यू है आपको इससे नहीं मिलेगी, पहले आप ये कैलकुलेट करोगे, फिर n कैलकुलेट करोगे, फिर ये कैलकुलेट करोगे। तो क्वेश्चन तो ये अराइज होता है n कैसे कैलकुलेट करूं और ये कैसे कैलकुलेट करूं। तो पहले n के लिए देखते हैं। n के लिए आपने क्या करना है, अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास को डिवाइड कर देते हो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। और वेपर डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट याद है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय 2। पढ़ाई नहीं कर रहे हो भाई? मैं क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी ही बोलेगा, इसमें भी क्वेश्चन बन जाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उधर वेपर डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है? तो मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बता दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच का रिलेशन बता दिया। क्वेश्चन कर लेते हैं, लिखो एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन, लिखो क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन एंड बेंजीन इज CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटाइलिन and benzene is CH. If molecular formula mass of acetylene and benzene is 26 and 78, respectively, then calculate molecular formula of acetylene and benzene। बस ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है,
छोटा सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करिए। सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे आप या नहीं लिखेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला एसिटाइलिन और बेंजीन का दे रखा है और मॉलिक्यूलर मास दे रखा है दोनों का, तो इजी है क्वेश्चन ये तो। नहीं यार 8 थोड़ी ना आएगा, एन तो निकालना है ना। क्या था क्वेश्चन? एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो पहले एन निकालोगे ना दोनों के लिए। नहीं नहीं गलत है, C8H नहीं, गलत है। देखो 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 देखो, पहले एसिटाइलिन दो पार्ट, भाई क्या है, 2 पार्ट है इसके अंदर। एसिटाइलिन है एक तो, और बेंजीन है, ठीक है। इसका आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है कितना? पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, अरे बोलो। CH। तो अगर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना हो तो फिर नहीं बोल रहे। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो भी मास होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहलाता है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 12 + 1 13। एसिटाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दे रखा है बताना? 26। अब n की वैल्यू निकालो। n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। 2 क्वेश्चन है ना इसके अंदर, जो पहला पार्ट चल रहा है। मॉलिक्यूलर मास 26 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 13, डिवाइड करा 2, n की वैल्यू 2 है इधर। अब आप लिखोगे फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n मेरा कितना आया? 2 C1H1, आंसर आ जाएगा C2H2। ये एक पार्ट हुआ है। अब बेंजीन, नहीं कंबाइन नहीं करना था मैंने, एक ही क्वेश्चन में 2 डिफरेंट चीजें दी थी। अब चलते हैं बेंजीन में। अब मैं फॉर्मूलेज नहीं लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने एक बार लिख दिया है, ये वाला फॉर्मूला भी एक बार लिख दिया, ये दोनों ही यूज होने हैं। ठीक है जी, आगे देखो आप सीधा एन निकालते हैं। पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा है जी यहां पर C1H1। अब n निकालते हैं सीधा। फॉर्मूला हमने लिख रखा है, कितना था? 78 था, डिवाइडेड बाय 13, 6 आ गया। फॉर्मूला मैंने सीधा लिख ही रखा है, 6 इंटू C1H1 C6H6। 2 क्वेश्चन थे ये बेसिकली। ठीक है जी। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा है? पहले करेक्शन वाला क्वेश्चन देखा है, जो हमारा लेक्चर नंबर 7 के अंदर था। उसके बाद हमने क्या देखा था? करेक्शन वाले क्वेश्चन चल रहा है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की परसेंटेज कंपोजिशन निकाली। बेसिकली परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करे हमने, 3 टाइप के क्वेश्चंस करें। एक में तो सीधा सीधा परसेंटेज फाइंड करना है, एक कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास, और दूसरे के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन को यूज करते हुए नंबर ऑफ एटम्स किसी कंपाउंड के अंदर कितने प्रेजेंट है वो कैलकुलेट करने हैं। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस करे हमने। उसके बाद हमने देखा है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या बताता है? किसी कंपाउंड के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला।
और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के करें। ठीक है ना? So that's all for today. ठीक है जी, एंड फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड वीडियोज सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।